नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बिदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की चर्चा की थी और हम 2 भू आकृतिक प्रदेशों को अभी तक पढ़ चुके हैं, जिनमें शामिल है भारत के द्वीपीय प्रदेश, जिसमें हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेशों को पढ़ा था। उसके बाद हमने भारत के तटीय मैदानों के बारे में बात की थी, जिसमें भारत के पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान शामिल थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी की। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। भूगर्भीय रूप से युवा का अर्थ यह है कि इनका निर्माण हाल ही में हुआ है, और भूगर्भीय रूप में हम जब देखते हैं तो हाल ही का अर्थ है कुछ लाख वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ है। और जब सेकेंड ईयर में हमने बात की थी, हमने जब राजस्थान का भूगोल पढ़ा था तो हमने अरावली के बारे में ये कहा था कि ये विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, और आज ये अपनी जो मूल बनावट है, मूल आकार को खोकर एक अवशिष्ट पर्वत के मात्र रूप में बचे हैं। तो अरावली जहाँ भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से अरावली एक है। वहीं हिमालय पर्वत ये नवीन पर्वत है, इनका निर्माण अभी फ़िलहाल में हुआ है। और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला होने का अर्थ है इनकी जो बनावट है, आकार है, रूप है, वो मोड़दार है, वलित है, जिसे हम फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं, और ये विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत श्रेणियाँ हैं। और ये पूर्व से पश्चिम तक एक लगातार अवरोध का निर्माण करती हैं। इनकी जो औसत लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, और इनकी अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई की बात करते हैं तो वह संपूर्ण क्षेत्र में समान न होकर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न चौड़ाई की हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में करीब ये 160 किलोमीटर चौड़ी है, वहीं कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो अधिकतम 400 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो वर्तमान समय में महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पहाड़, पठार, इन सभी की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अतः हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या भी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ही की जाती है। हमने बीए प्रथम वर्ष में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ा था, और उस वक्त भी हमने बात की थी कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है। तो एक बार फिर से देखते हैं हम। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय एक समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। संवहनीय धाराओं ने भू प्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वह गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद में उत्तरी दिशा की ओर प्रवाहित हुई, और इसके परिणाम स्वरूप अपने से जो बड़ी प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण क्या हुआ, इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित जो 33 सागर या भूसन्निधि थी उसमें जमा अवसाद वलित होकर हिमालय के रूप में विकसित हो गए। तो कहने का अर्थ यह है कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह 2 प्लेटों के टकराने के कारण हुआ है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में 33 सागर या 33 भूसन्निधि थी। इस 33 भूसागर में जमा अवसाद ही वलित होकर हिमालय का रूप ले लिए हैं। और ये जो घटना हुई करीब 4 करोड़ वर्ष पूर्व, हम मानते हैं कि ये इनका जो निर्माण हुआ है वह करीब 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है और तृतीय कल्प में हुआ है। हम बात करते हैं हिमालय के देशांतरी विभाजन की। हिमालय का हम 2 तरीके से विभाजन करते हैं, एक देशांतरी विभाजन और एक प्रादेशिक विभाजन। पहले हम देशांतरी विभाजन की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रादेशिक विभाजन की बात करें। तो देशांतरों के आधार पर हिमालय में 4 समानांतर श्रृंखलाएं हैं, जो हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जब ट्रांस हिमालय की जहाँ तक बात है तो इसमें मुख्यतः है 2 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। इन 4 श्रेणियों में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित भी हैं। अर्थात ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है, वहीं शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में है। तो इनका जो दिशा के अनुसार जो व्यवस्थापन है वह इसी प्रकार से सबसे नॉर्थ में ट्रांस, फिर महान, फिर मध्य और फिर शिवालिक हिमालय।
तो ट्रांस हिमालय की जो जो प्रमुख दो प्रमुख श्रेणियां हैं, उनमें एक काराकोरम श्रेणी है और दूसरा लद्दाख श्रेणी है। इन दोनों श्रेणियों के मध्य श्योक नदी बहती है और काराकोरम रेंज में भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, वह इसी काराकोरम रेंज पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 ट्रांस हिमालय पर स्थित है। और ट्रांस इस हम ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इसी ट्रांस हिमालय में या काराकोरम रेंज में कई विशाल हिमनद भी स्थित हैं, जिनका सियाचिन के बारे में तो हम कई बार सुनते भी हैं। तो ये सियाचिन, बाल्टोरो, बातुरा, बियाफो, हिस्पर, इसके अलावा भी कई बड़े बड़े विशाल हिमनद हैं जो काराकोरम श्रृंखला पर स्थित हैं। तो काराकोरम श्रृंखला से हम जब दक्षिण की ओर आते हैं तो श्योक नदी है, श्योक नदी घाटी है, श्योक नदी घाटी से दक्षिण की ओर लद्दाख श्रेणी है। इस श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी गुजरती है, अर्थात लद्दाख श्रेणी और महान हिमालय के मध्य से सिंधु नदी भी उत्तर गुजरती है। इस श्रेणी में कई दर्रे भी स्थित हैं। ट्रांस हिमालय से हम और आगे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं या लद्दाख श्रेणी से हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो वृहद हिमालय श्रृंखला आती है। यहाँ एक डायग्राम में इन सभी जो श्रृंखलाएँ हैं उनका एक पार्श्विक चित्र भी बनाया गया है। जैसे कि हम बात करें कि ये इस दिशा में नॉर्थ है और इधर दक्षिण दिशा है, तो यह उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए इनका क्रम ये है। सबसे उत्तर में तिब्बत पठार, फिर कैलाश श्रेणी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय और फिर सिंधु गंगा का मैदान। तो ये एक पार्श्विक चित्र से हम इनकी अवस्थिति को अच्छे से जान सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर इन श्रृंखलाओं का क्रम क्या होगा। तो वृहद हिमालय सबसे उत्तर में स्थित है। इसे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। तो देखिए कई नाम है इसे हम वृहद हिमालय कह सकते हैं, इसे महान हिमालय कह सकते हैं, इसे आंतरिक हिमालय कह सकते हैं और इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और जब हम बात करते हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की, अर्थात जो मुख्य हिमालय हैं उसकी 3 श्रेणियों की, तो सबसे पहले निर्माण महान हिमालय का हुआ था, फिर मध्य हिमालय बना और सबसे अंत में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अर्थात संपूर्ण जो हिमालय पर्वत है वो एक साथ नहीं बना है, इसकी अलग अलग श्रेणियाँ अलग अलग समय में बनी हुई हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना था, लेकिन हम ट्रांस हिमालय को एक तरीके से हिमालय में शामिल ना करते। वो हिमालय से ट्रांस शब्द का अर्थ होता है हिमालय परे, तो हिमालय से जो परे हैं, हिमालय से जो दूर हैं, उनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय की जो निर्माण है, प्रक्रिया है, वह मुख्य हिमालय जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनसे अलग भी हैं। तो ट्रांस हिमालय को एक बार अगर हम भूल जाते हैं तो हम सिर्फ 3 श्रेणियाँ पाते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों श्रेणियों का जो निर्माण का समय वह भिन्न भिन्न है और सबसे पहले महान हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना और अंत में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। जहाँ तक विस्तार की बात है तो वृहद हिमालय नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह 8,126 है। यहाँ से लेकर भारत के कई राज्यों से और भारत की और नेपाल, भूटान की सीमा से होते हुए अरुणाचल के नामचा पर्वत तक का विस्तार है। यह सबसे सतत श्रृंखला है। ये सतत का कंटिन्यू है, जिसमें बीच में विखंडन नहीं है। ये लगातार एक सतत श्रृंखला है जिसमें 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हमें कई चोटियाँ मिल जाएगी जिसकी ऊंचाई कम से कम 6,000 मीटर है, जैसे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है। अब ये सभी श्रृंखला ऐसा नहीं है कि भारत में स्थित हैं, कुछ जो जैसे कि एवरेस्ट भी भारत में नहीं है, तो ये जो उच्चतम शिखर हैं विश्व के वो यहाँ भी पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। भूगर्भ जो है, जियोलॉजी है वृहद हिमालय की, वह आर्कियन शैलों से बनी है, जिसका जो अभ्यंतर है, जिसका जो आंतरिक भाग है वो आर्कियन शैलों से बना हुआ। और आर्कियन शैलों में हम शामिल करते हैं ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट को। और अभ्यंतर के अलावा जब पार्श्व की बात करते हैं तो ये कायांतरित अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। तो वृहद हिमालय की जियोलॉजी में आर्कियन शैल हैं और कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं। जो अभ्यंतर है वो आर्कियन शैलों से बना हुआ है, जबकि जो बाहरी हिस्सा है वह कायांतरित अवसादी चट्टानों से बना हुआ है।
यहाँ की एक अन्य जो विशेषता है वह यह है कि यहाँ पर कई पूर्ववर्ती अपवाह वाली नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ वे हैं जो किसी स्थलाकृति के निर्मित होने से पूर्व से बह रही थी, अर्थात हिमालय पर्वत के निर्माण होने से पहले ही वहाँ नदियाँ बह रही थीं और हिमालय पर्वत के निर्माण होने के बाद में भी वह उसी दिशा से बहती रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे पर्वत का उत्थान होता है वैसे वैसे नदियाँ पर्वत को काट लेती हैं और अपना जो पूर्व का जो रास्ता है, पहाड़ या पर्वत के जो निर्माण के पूर्व का जो नदी का रास्ता है उसे बरकरार रख पाती हैं। तो इस प्रकार की नदियों को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो वृहद हिमालय से होकर कई नदियाँ जो पूर्व नदियाँ बहती हैं इस श्रेणी को वो काटती हैं और गोर्ज का निर्माण करती हैं। गोर्ज का अर्थ ये होता है कि जो गहरी घाटियाँ हैं, गहरी घाटियों को हम जो वी शेप में होती हैं उनको हम गोर्ज कहते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी, ये दोनों नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह वाली नदियाँ और ये महान हिमालय श्रेणी में गोर्ज का निर्माण करती हैं। यह श्रृंखला की एक अन्य विशेषता ये है कि ये वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती है और कई हिमनदों का यहाँ पर कई हिमनद पाए जाते हैं। अर्थात दूसरे तरीके से हम ये कहते हैं तो कि जो भारत के मैदानों में या उत्तरी मैदानों जो प्राप्त होने वाली सदा नहरा नदियाँ हैं उनका जल स्रोत का ये मुख्य स्रोत है। जो जल इन नदियों को प्राप्त होता है वो यहीं से आता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती है, कई हिमनद पाए जाते हैं। इन हिमनदों से जो पिघला हुआ पानी है वही नदियों को पोषित करता है। इस वृहद हिमालय का जो उत्तरी ढाल वह मंद है जबकि दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है। आगे बात करते हैं हम दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वृहद हिमालय के बाद में नंबर आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय का। हेलो भैया, हैं एक वीक में मैं यार वे रिकॉर्ड ही कर रही हूँ, थारा फोन आ गया जा मन 2-4 करवा दो, रुको। मेरा है ना ये वीक में ना 5 कर दीजियो, 5। हाँ 5 वीडियो और 5 PDF। हाँ मैं एक बार हमारा वो कर लूँ, हाल ही थोड़ी निकल रहे थे कर ले शू। हाँ मैं कर दूँ, मैं रिकॉर्ड